हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कल के हमारे लेक्चर में हमने एल्केन की क्लास कंप्लीट कर ली थी, एल्केन को बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुण। इसी प्रकार से जो बेसिक बातें थी एल्केन की वो भी आपको कल मैंने कंप्लीट करवा दी थी। एल्केन में जो बेसिक बात आपको बताई थी, एल्केन अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एल्केन। कल आपको बता दिया था एल्केन में जो आता है वो डबल बॉन्ड आता है। ये एक असंतृप्त यौगिक होता है। असंतृप्त यौगिक जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्केन से ही इसको प्राप्त किया जाता है। इसका कभी सामान्य सूत्र आता है तो आता है CnH2n। इसमें जो बंध गुण आता है वो आता है 120 डिग्री, और इसमें जो संकरण होता है वो संकरण होता है sp संकरण। इसके अलावा इसमें यदि बंध लंबाई की बात करें तो इसमें बंध लंबाई होती है 1.34। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य की यदि अपन बात करते हैं तो वो प्रथम सदस्य होता है एथीन। कौन होता है? एथीन। और एथीन को ही बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। एथिलीन। और एथिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4। और इसका ही उपयोग जो करते हैं हम फलों को पकाने में, और अधिकतर केले को पकाने में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो एथिलीन गैस होती है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे एल्कीन को बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण, मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसको? एल्कीन को। सबसे पहले एल्कीन को बनाने की विधि होती है एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब एल्कोहल में से किसकी मात्रा निकाल दो? जल की मात्रा। एल्कोहल का निर्जलीकरण के लिए जो निर्जली कारक होंगे वो 2 होंगे, और उसके लिए टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने पहला एल्कोहल लिया, मान लो CH3 CH2 OH। यदि मैंने जो पहला निर्जली कारक लिया वो तो कौन सा लिया? H2SO4। और इसके लिए जो तापमान होता है वो होता है 170 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से यदि यही का यही एग्जाम्पल आए CH3 CH2 OH, और यहाँ पर जो निर्जली कारक आएगा वो आएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। इसके लिए जो तापमान होता है वो होता है 350 डिग्री सेल्सियस। यदि इसमें से आपने जल की मात्रा निकाल ली तो जो प्राप्त होने वाला यौगिक रहेगा वो क्या रहेगा? एल्कीन। यहाँ से OH और यहाँ से H को गायब कर दो तो आपको जो बचेगा वो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी आप OH और यहाँ पे किसको माइनस कर दो? H को, तो जो बचने वाला यौगिक रहेगा वो रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहला यदि तापमान कितना हुआ? 170, और दूसरा जो तापमान कितना होना चाहिए? 350। ये पहली जो मेथड थी वो क्या थी? एल्कोहल में से का निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण के लिए कितने आते हैं? 2 लोग। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है और एक कौन आता है? एल्यूमिनियम। दूसरी मेथड कभी अपन देखिए एल्कोहल की तो होती है एल्काइन का अपचयन। एल्काइन का अपचयन। एल्काइन का अपचयन कल अपन ने जो इसमें पढ़ी थी सेंट्रीफ्यूजी, मतलब एल्काइन का अपचयन डायरेक्ट मतलब CH। इसका अपचयन करना है आपको। कौन कौन से लगाएंगे? निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तापमान होगा आपका 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अपचयन से आप क्या बना सकते हो? यहाँ पर अपचयन करना है तो किसको प्लस कर दोगे? हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब आपको जो प्राप्त होने वाला यौगिक रहेगा CH2CH। पर इसके अलावा जो इसमें ही एक आता है लिंडलार्ड अभिकर्मक। लिंडलार्ड अभिकर्मक मतलब PDBSO4। यदि इसकी उपस्थिति रही तो एल्काइन का अपचयन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अपचयन आपने करवाया किसकी उपस्थिति में? लिंडलार्ड अभिकर्मक। लिंडलार्ड अभिकर्मक। तो ये एक H इधर आया, एक H इधर आया, तो आपको जो प्राप्त होने वाला यौगिक रहेगा वो क्या रहेगा? एल्केन CH2CH2।
ये दो मेथड हुई, पहला एल्कोहल का निर्जलीकरण और दूसरी मेथड हुई एल्काइन का अपचयन। थर्ड मेथड की कभी अपन बात करें तो तीसरी मेथड होती है एल्काइन और एल्किन की बनाने की, वो होती है कोल्बे का विद्युत अपघटन। कोल्बे का विद्युत अपघटन, कोल्बे का विद्युत अपघटन जो विधि होती है, इसमें लिया जाता है पोटेशियम सक्सिनेट। आपको कल बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बोलूँ तो CH3COO। पर यहाँ पर आपको इससे साथ और एक ऐसा यौगिक जोड़ दो CH3COO, CH2COO। इसे बोला जाता है पोटेशियम सक्सीनेट। इसका क्या कर दो, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करना पड़ेगा तो कोई सा विलयन लेना पड़ेगा, विद्युत अपघटन। तो वही अपन को जो एनोड पर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एल्केन। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, तो ये वाला एल्केन आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, CO2, ये रहा CO2, मतलब आप 2CO2 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, और यहाँ पर कौन आ सकता है, OH। तो के और यहाँ पर कौन, OH, तो कौन बाहर हो सकता है, 2KOH। प्लस इसके साथ आपकी जो गैस बाहर होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। इतनी बात क्लियर गाइस। हाइड्रोजन गैस को बाहर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर संतुलित है समीकरण। पहली विधि अपनी जो विधि थी कौन सी थी, एल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरी विधि कौन सी थी अपनी, एल्कोहल में क्या किया अपन ने, दूसरी विधि जो थी एल्काइन का अपचयन। तीसरी विधि आई कोल्बे का विद्युत अपघटन। चौथी विधि आएगी एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड पर यदि आपने एल्कोहलिक KOH, एल्किल मतलब CH3 मूलक, यहाँ पर अपन ले रहे हैं एल्किल हैलाइड मतलब C2H5OH, क्योंकि एक कार्बन वाला मेथेन बनाना संभव नहीं है, इसलिए जो एल्किल हैलाइड भी लिया मैंने 2 कार्बन वाला लिया। इस पर किसकी क्रिया करवा दो, एल्कोहलिक KOH की यदि आप क्रिया करवाओगे किस पर, एल्किल हैलाइड पर, तो ये जो क्रिया होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण होती है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन भी निकालिए और हेलोजन को भी निकालिए, मतलब यहाँ से क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से कौन जाएगा, एक हेलोजन। ये हेलोजन किसके साथ जाएगा, K के साथ, मतलब आपका जो बनेगा क्या बनेगा, KCl। यहाँ से क्या निकलेगा, एक H, ये एक H किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो आपका जो निकलेगा H2O। बचने वाला यौगिक आपका क्या रहेगा, C2H4, मतलब बना आपका एथेन। इसे ये जो होता है यहाँ पर होता है क्या, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसका मतलब क्या, एक एल्किल हैलाइड में से आप हाइड्रोजन भी निकाल दो, हेलोजन को भी निकाल दो, यदि कौन उपस्थित है, एल्कोहलिक KOH। यदि एल्कोहलिक KOH नहीं हो और यहाँ पर जलीय KOH हो तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन नहीं होने वाली है। यहाँ से ये वाली रिएक्शन में आपको क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल की प्राप्ति होगी यदि जलीय KOH है तो। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे यदि बात करें तो एक जो आते हैं सेटजेफ नियम या सेटजेफ द्वारा। जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेटजेफ का नियम। सेटजेफ के नियम में क्या होगा, जैसे आपने लिया है कोई सा यौगिक, मतलब लिया मैंने CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर लिया OH, तो आपको इससे क्या प्राप्त करना है, एल्किल हैलाइड प्राप्त करना। तो एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है तो सेटजेफ ने ये बोला कि आपको यदि एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है तो कार्बन संख्या में से जो विलोपन होगा
ये OH का क्या होगा, विलोपन होगा। इसे एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। मतलब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दो, विलोपित कर दो। तो यहाँ इस कार्बन के पास, इसमें सभी में देखा तो हाइड्रोजन की कमी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, CH3C। ये हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इसके पास, तो ये CH, इसके पास फिर कितना हाइड्रोजन बचेगा, एक CH और CH3। तो यहाँ पर आपको बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मतलब सेटजेफ ने क्या बोला कि हाइड्रोजन का विलोपन आपको करना है तो उस हाइड्रोजन पे से करिए, उस कार्बन से करिए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इसे ही बोलते हैं सेटजेफ का नियम। ये अपनी जो बात है वो क्या हुई, एल्केन को बनाने की विधियाँ। पहली विधि क्या थी, एल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरी विधि क्या था, एल्काइन का अपचयन। तीसरी विधि क्या थी अपनी, कोल्बे का विद्युत अपघटन। चौथी विधि क्या थी, एल्किल हैलाइड कर एल्कोहलिक KOH से क्रिया, विहाइड्रोएलोजनीकरण। और पांचवी विधि है सेटजेफ रूल्स या सेटजेफ का नियम। यहाँ पर आपको विलोपित कहाँ से करना है, कार्बन को, हाइड्रोजन को, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। आगे बढ़े तो अब आते हैं एल्कीन के रासायनिक गुण पे। एल्कीन के रासायनिक गुण पे मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। रासायनिक गुण, सबसे पहला रासायनिक गुण रहेगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में यदि सामान्य ऑक्सीकरण हो रहा है जैसे CH2 प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का जल। पर यदि यहाँ पर कौन हुआ, क्षारीय KMnO4, कौन आएगा, क्षारीय KMnO4। यदि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा तो जो बनने वाला यौगिक रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोल। अरे क्या रहेगा, ग्लाइकोल, CH OH, इसको बोलेंगे आप ग्लाइकोल। मतलब यहाँ पर आपने लिखा CH2 नवजात ऑक्सीजन प्लस H2 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर यदि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति। इस क्षारीय KMnO4 को बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। अरे क्या बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक। और यही कभी क्रिया अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो मिलने वाला यौगिक रहेगा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यही बात याद रख लो, यदि सामान्य ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है। यदि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है तो ग्लाइकोल मिलेगा। और यदि अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या RCOOH। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे बढ़े तो अगली बात आती है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण एल्कीन की क्रिया किससे करवा दो, ओजोन से। तो मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनीकरण मतलब किसकी क्रिया, O3 की। पहला जो माध्यमिक यौगिक रहेगा वो बनेगा ओजोनाइड। ओजोनाइड मतलब CO, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड का आगे यदि अपन कर देंगे जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। अरे किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। तो जो बनने वाला यौगिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अरे क्या रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से यदि 3 कार्बन वाला आपका एल्कीन है तो एसिटाल्डिहाइड रहेगा। इसी प्रकार आपका यदि 4 कार्बन वाला यौगिक है तो आपका रहेगा कीटोन बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, यदि 2 कार्बन वाला एल्कीन मूलक है और उसका ओजोनीकरण हो रहा है तो माध्यमिक यौगिक तो ओजोनाइड बनेगा, पर इसके आगे बढ़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला है तो एसिटाल्डिहाइड और 4 कार्बन या इससे अधिक रहा तो आपको मिल जाएगा कीटोन। जैसे कभी देखिए CH2 CH3 CH2 CH3 क्या हुआ, ओजोनीकरण। यहाँ डायरेक्ट माध्यमिक यौगिक नहीं बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्या करवा रहा हूँ, H2 प्लस और जिंक। आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, कीटोन। और कीटोन कहाँ पर, या तो यहाँ पर आएगा, यहाँ O समूह यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कभी O समूह आया तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो H रहेगा, H की मात्रा 2 और यहाँ पर बड़ा आपका CH3।
ये आपका बन गया एसीटोन या कीटोन। तो यही बात आपको याद रखना है कि 2 कार्बन वाला है तो आपको जो डायरेक्ट बनाने वाला है ये फॉर्मेल्डिहाइड, पर 2 से अधिक हुए, 3 हुए तो एसिटाल्डिहाइड और 4 हुए तो आपको बनाना है कीटोन। ये बात क्लियर गाइस। आगे आया अपन तो अगली जो विधि होती है ओजोनीकरण के बाद योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में पहले अपन करवाएंगे हेलोजन अम्लों का योग, HBr, HCl, HI। ये होती है योगात्मक अभिक्रिया। और ये इसका जो योग होता है वो होता है हमेशा मार्कोनी-काफ का नियम से, मार्कोनी-काफ के नियम से। योगात्मक अभिक्रिया में जो हमेशा योग होता है एल्किन में वो हमेशा किसके होता है, मार्कोनी-काफ के नियम से। जैसे मैं एक का एल्किन लूँ, मान लो मैंने अभी तो सीधा सिंपल एग्जांपल लिया CH2, क्या करवाना है HBr। तो जो ऋणात्मक भाग है मार्कोनी-काफ ने ये बोला कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो हेलोजन का जो हेलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग उससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हेलोजन अम्ल में H क्या में रहेगा प्लस में, Br क्या में रहेगा माइनस में। तो यहाँ पर तो पता है कि दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो आप कहीं भी हेलोजन को जोड़ सकते हो और कहीं भी हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो और आपका यौगिक जो बनेगा CH Br CH2 H, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3। ये आपका डायरेक्ट सिंपल सी बात थी। इसको पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे, 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन और एक पर क्या है ब्रोमीन है, सीधी बात है। पर अभी कभी पढ़े CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मैंने लिया डबल बॉन्ड 2। अब यहाँ पर आपको करवाना है किसका, हेलोजन अम्लों का योग। हेलोजन अम्ल मतलब HBr। अब यहाँ पर मार्कोनी-काफ का नियम लगेगा। मार्कोनी-काफ ने क्या बोला कि जो हेलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग होगा वो किससे जुड़ जाएगा, जहाँ पर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम है तो Br कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और H किसके पास जाएगा, इसके पास। डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब CH3 CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br और यहाँ पर आया CH3। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब N, और 2 पर क्या है ब्रोमीन मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन। आगे बढ़े तो अगला HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया। HNO3 में आपको पता है यदि मैं कर दूं HO और NO2, इस प्रकार से OH काय में रहेगा माइनस में, NO2 काय में रहेगा प्लस में। आगे बढ़े तो यहाँ पर CH2 किसकी क्रिया करवा रहे हो, OH और NO2। OH को आप एक भाग के साथ जोड़ दो, NO2 का दूसरे भाग के साथ जोड़ दो, तो आपका जो बनने वाला यौगिक क्या रहेगा, CH2 OH, और आपका जो बनने वाला इधर यौगिक क्या रहेगा, CH2 NO2। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा इसको, OH मतलब 2 कार्बन मतलब एथ और OH मतलब एथेनॉल, और 1 पर क्या है, अरे काउंटिंग तो इधर से होगी तो ये क्या है नाइट्रो यौगिक है, 2 नाइट्रो एथेनॉल, 2 नाइट्रो एथेनॉल। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े गाइस, ऐसे ही एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, मतलब CH3CO से क्रिया, किसकी क्रिया, एल्केन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसकी क्रिया CH3CO Cl। यहाँ पर जो Cl भाग है इसके पास जाएगा और CH3CO इस यौगिक के पास ले जाएगा, तो बनने वाला यौगिक क्या होगा गाइस, देखिए CH2 Cl। आगे बढ़े तो CH2 और कौन कौन है इसके साथ, कौन जुड़ेगा, CH3 और CO मतलब बेटा कीटोन मूलक, और कीटोन कहाँ पर आएगा बीच में, तो C डबल बॉन्ड O CH3। नाम पढ़े तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, कीटोन मूलक है मतलब ब्यूटे, नॉन ऑन आएगा ब्यूट। 2 पर कौन सा मूलक है, कीटोन
कीटोन मतलब बेटा एक क्रियात्मक समूह है और इसके लिए लगा जाता है ऑन, और ये कितने पर आ रहा है 2 पर, तो ब्यू 2 ऑन या 2 ब्यूटेन नॉन, और यहाँ पर आए तो ये कौन है Cl मतलब 4 क्लोरो ब्यूट 2 ऑन या 4 क्लोरो 2 ब्यूटेन नॉन, ये आपका यौगिक बनने वाला रहेगा। ऐसे ही कभी 3 कार्बन वाला आया तो यहाँ ब्यूट की जगह पेंट हो जाएगा, 4 कार्बन वाला आया तो यहाँ पर पेंट की जगह एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं गाइस। ये अपनी योगात्मक अभिक्रिया में 3 प्रकार देखे अपन ने, कौन कौन से, एक तो हेलोजन अम्लों का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से, दूसरा एक NO3 का योग, और तीसरा CH3COCl मतलब एसिटिल क्लोराइड का योग। अगला पढ़े गाइस, तो अगला होता है बहुलीकरण। बहुलीकरण मतलब आपने सुना है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक है, और ये बहुलक किसका है एथिलीन। तो पॉलीथीन का एकलक पूछे तो कौन है एथिलीन, और एथिलीन का बहुलक पूछे तो कौन है पॉलीथीन। अरे एथिलीन का बहुलक पूछे तो कौन है पॉलीथीन, और पॉलीथीन का एकलक पूछे तो कौन है एथिलीन। और एथिलीन आपको पता है कौन से एल्कीन श्रेणी में आता है, और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कभी N लगा दिया और इसका क्या कर दिया बहुलीकरण। तो इसका जो जुड़ने का तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, ये डबल बॉन्ड का काम खत्म हो जाएगा यदि 2 कार्बन में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ऐसा N, इस फॉर्म में इसका होगा बहुलीकरण। ये है पॉलीथीन का सूत्र और ये है एथिलीन का सूत्र। ऐसे ही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, आपने सुना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है किसका बहुलक और एकलक होता है विनाइल क्लोराइड का, और विनाइल क्लोराइड मतलब CH2 CHCl, इसकी कितनी मात्रा आपने ली N मात्रा। यदि इसका क्या कर दिया आपने बहुलीकरण कर दिया तो ये जो डबल बॉन्ड का काम खत्म हो जाएगा, ये CH2 ऊपर जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ पर कितनी मात्रा N मात्रा। ये जो फार्मूला है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, और ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही बहुत सारे बहुलक एक एक जुड़ करके इसका निर्माण कर देते हैं पॉलीथीन का, और ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जुड़कर PVC का निर्माण कर देते हैं। आगे बढ़ सकते हैं गाइस। इसमें अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी आज। रासायनिक गुण में अपन ने पहला रासायनिक गुण क्या पढ़ा ऑक्सीकरण आपका बताया 3 प्रकार से पढ़ा। यदि सामान्य मतलब ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा एल्कीन और जल, पर यदि क्षारीय KMnO4 आ रहा है तो आपका जो बनने वाला यौगिक रहेगा वो क्या रहेगा क्षारीय KMnO4 में ग्लाइकोल, और यदि अम्लीय KMnO4 आया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद पढ़ा ओजोन में आपको पता है ओजोनाइड माध्यमिक यौगिक रहेगा। उसके बाद यदि एथीन है तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, प्रोपीन है तो आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और इसके बाद वाले जितने यौगिक रहेंगे कीटोन में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया में भी आपको जो बताया पहला हेलोजन अम्लों का योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है, और मार्कोनिकॉफ का नियम आपको क्लियर करवा दिया है कि जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसके बाद HNO3 का योग करवाया, और लास्ट आपने इसमें करवाया एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। आगे कभी बात करें तो कौन सी क्रिया पड़ी बहुलीकरण। गाइस एल्कीन में इतनी ही बातें थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना रहेगा एल्काइन में भी इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे एल्काइन को बनाने की विधि और एल्काइन के रासायनिक गुण। ठीक है गाइस।